डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सभी के सामने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रकरण निदर्शन को समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो निदर्शन को हम समझें उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि निदर्शन होता क्या है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत निदर्शन का सीधा सा अर्थ उत्तरदाता है, यानी कि जिन इकाइयों से अनुसंधानकर्ता तथ्य एकत्रित करता है वे इकाइयाँ निदर्श इकाइयों के नाम से जानी जाती हैं। तो निदर्शन का सामान्य परिचय इस प्रकार है। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण की आधारशिला है, क्योंकि निदर्शन के माध्यम से ही अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन करता है और उन तथ्यों के आधार पर ही अनुसंधान कर निष्कर्षों तक पहुंचता है। निदर्श इकाई का मतलब है उत्तरदाता। अनुसंधान के लिए तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना निदर्शन पद्धति का कार्य है, और ये जो आंकड़े हैं वो मुख्य रूप से दो विधियों के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। पहली है संगणना विधि और दूसरी है निदर्शन विधि। संगणना विधि यानी सभी की गणना की जाती है और निदर्शन के अंतर्गत कुछ इकाइयों को चुन करके अनुसंधान किया जाता है। आगे हम चलें, संगणना विधि क्या है। तो संगणना विधि, इस विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र या संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। यानी कि संगणना विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो क्षेत्र उसने लिया है उस क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन करता है, संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह से मतलब है अनुसंधानकर्ता से। अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि इसके अंतर्गत वह प्रत्येक इकाई से, सभी इकाइयों से वह संपर्क स्थापित करता है और उनसे जानकारी लेता है। हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाने वाली जनगणना में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 10 वर्ष के बाद में जब हमारी जनगणना होती है तो उसमें जनगणना करने वाले जो कर्मचारी हैं वे सभी इकाइयों से या सभी लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और उनसे सूचना एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात हमारी जनगणना की जो रिपोर्ट है वह बनती है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, इन सभी को शामिल किया जाता है। आगे आए हम, संगणना विधि का उपयोग निम्नलिखित अनुसंधानों या क्षेत्रों के लिए किया जाता है। यानी जिन क्षेत्रों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सीमित हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जनगणना में तो क्षेत्र बड़ा है, लेकिन वहाँ पर वह पूरे देश के माध्यम से या पूरा देश की जनगणना की हमें पता करना होता है, इसलिए वहाँ पर पूरी जनगणना का ही अध्ययन किया जाता है या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। कि संगणना विधि का क्षेत्र सीमित हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो इकाइयाँ हैं जिनसे हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वो इकाइयाँ विविध गुणों वाली हों, यानी उनके गुण एक जैसे ना हो, तब भी हम किसका उपयोग करते हैं? संगणना विधि का। जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना आवश्यक हो, यानी कि प्रत्येक इकाई से ही डाटा एकत्रित करना हो या हमें तथ्य संकलित करने हो, तब भी हम संगणना विधि का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ परिशुद्धता की मात्रा अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो, यानी ये अपेक्षा करते हो हम कि शुद्धता आए हमारे अनुसंधान में, तब भी हम संगणना विधि का प्रयोग करते हैं। जहाँ अनुसंधानकर्ता के साधन पर्याप्त हों, यानी कि पर्याप्त साधनों के माध्यम से ही हम संगणना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इन साधनों के अभाव में या पर्याप्त साधनों के अभाव में हम संगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे आए हम, संगणना विधि के गुण
यानी कि संगणना विधि में कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर 1, तथ्य एवं सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और परिशुद्ध होती हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इसके अंतर्गत क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से डाटा एकत्रित करता है, उनसे सूचनाएं एकत्रित करता है, उनसे आंकड़े प्राप्त करता है, तभी तो संगणना विधि को अधिक विश्वसनीय और शुद्ध माना जाता है। अगला है प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी की प्राप्ति। अगर हमें प्रत्येक इकाई के बारे में जानना हो, प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए संगणना विधि ही जरूरी है, या संगणना विधि का प्रयोग ही किया जा सकता है। हम इसमें निदर्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है क्षेत्र और इकाइयों में विविधता और विभिन्नता होने पर अध्ययन की एकमात्र उपयुक्त विधि। यदि क्षेत्र में जो इकाइयाँ मौजूद हैं जिनका हम अध्ययन करना चाहते हैं उनमें विविधता है या उनमें विभिन्नता है, तो केवल संगणना विधि ही उपयुक्त है। अन्य विधियों के माध्यम से हम तथ्य एकत्रित नहीं कर सकते। तथ्य तो एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अनुसंधान है उसमें जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे वो पूरी तरीके से सत्य सिद्ध नहीं होंगे या विश्वसनीय नहीं होंगे। इसके बाद में आगे हम देखें संगणना विधि की सीमाएं, यानी संगणना विधि की कौन कौन सी सीमाएं हैं या इसके दोष कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र विशाल और विस्तृत होता है तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता, और ऐसी स्थिति में संगणना के स्थान पर निदर्शन का उपयोग करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है या ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। यानी कि क्षेत्र का विशाल होना संगणना विधि की क्या है, एक सीमा है। नंबर 2, खर्चीली विधि। संगणना विधि में या संगणना विधि के माध्यम से अध्ययन करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकांशतः सरकार द्वारा जनगणना के लिए ही किया जाता है। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा ज़्यादातर इस विधि से बचने का प्रयास किया जाता है। अगला है अधिक समय की आवश्यकता। संगणना विधि के लिए जो समय है वो भी अधिक चाहिए, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करता है, और प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करने के लिए उसे समय भी चाहिए। आगे आता है व्यापक संगठन और श्रम की आवश्यकता। संगणना विधि द्वारा सूचनाएं संकलित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में अनुसंधानकर्ता या कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके लिए एक व्यापक संगठन भी आवश्यक है। जब अनुसंधानकर्ताओं की या कर्मचारियों की कमी हो तो इस विधि के स्थान पर निदर्शन विधि का प्रयोग ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार संगणना विधि की जो सीमाएं हैं, नंबर 1 विशाल क्षेत्र, खर्चीली विधि, अधिक समय की आवश्यकता और व्यापक संगठन की आवश्यकता हमें होती है, या व्यापक संगठन चाहिए हमें संगणना विधि के लिए, और वो संगठन खर्चीला भी होता है और समय की आवश्यकता भी हमें अधिक होती है। इसके बाद आगे हम आते हैं निदर्शन विधि। निदर्शन विधि ऐसी विधि जिसमें समग्र की कुछ इकाइयों को अध्ययन या तथ्य संकलन के लिए चुना जाता है। निदर्शन पद्धति के माध्यम से निदर्शन पद्धति में अनुसंधानकर्ता अपने चुने हुए क्षेत्र में या जो क्षेत्र उसने चुना है उस क्षेत्र की इकाइयों को या उस क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों को अपने अध्ययन के लिए चुन लेता है, जिससे उसके समय और धन दोनों की बचत हो जाती है, और उन इकाइयों से प्राप्त किए गए तथ्यों को या आंकड़ों को ही वह सही मानता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इसके बाद आगे आता है निदर्शन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे गुडे व हार्ट ने कहा कि निदर्शन एक विस्तृत समूह में लघुत्तर प्रतिनिधि है, यानी समूह विस्तृत होता है उसमें छोटा सा प्रतिनिधि हमने निकाल लिया। कहने का तात्पर्य यह है विशाल क्षेत्र में से लघु यानी छोटा प्रतिनिधि चुन लेना ही निदर्शन कहलाता है। आगे आता है बोगार्डस की परिभाषा, या बोगार्डस ने क्या कहा निदर्शन के बारे में। निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है।
यानी कि बहुत सारी इकाइयों के जो समूह है उस समूह में से एक निश्चित मात्रा में चयन कर लिया जाता है। यह अनुसंधानकर्ता पहले से ही चयन कर लेता है कि कितनी इकाइयां उसे लेनी है और किन इकाइयों से उसे तथ्यों का संकलन करना है। सिनपाओ येंग ने कहा कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश है, यानी कि निदर्शन जो है वह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आगे हम आए पीवी यंग ने क्या कहा? यंग ने कहा कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह या योग का लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है, यानी कि जिस समूह से हमने निदर्शन लिया है, जिस समूह से हमने इकाइयां अपने अध्ययन के लिए चुनी है, उन इकाइयों का एक छोटा रूप है क्या? निदर्शन। ये किसने कहा? पीवी यंग ने। तो संक्षेप में या निष्कर्ष के रूप में हम इतना सा कह सकते हैं कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज निदर्शन के बारे में जाना और संगणना विधि को पढ़ा। निदर्शन छोटा प्रतिनिधि है संपूर्ण में से, जिसे अनुसंधानकर्ता अपने शोध के लिए चुनता है, या संपूर्ण क्षेत्र में से अनुसंधानकर्ता द्वारा चुनी गई इकाइयां, अध्ययन के लिए चुनी गई इकाइयां ही निदर्शन के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ निदर्शन के अंतर्गत जो निदर्श इकाइयां हैं उनका मतलब वे उत्तरदाताएं हैं या वे उत्तरदाता हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन करता है। अगली क्लास में हम निदर्शन के आधार और निदर्शन की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।